Hello everyone, welcome back to my channel. And if you are an IGNOU BCom student, you are looking for simple, easy to understand study material, then you are in a right place. On this channel, I'll be uploading important question, flow charts, and I'll be explaining important concepts and for IGNOU subjects. So I am doing a series of BCOC 131, that is financial accounting, and it has total 6 blocks. So now we are doing block number 1, that is theoretical framework. So it has different units, and block number 1 I have covered this unit number 1, nature and scope of accounting. इसकी एक वीडियो है एंड आई मेड इट, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. यूनिट उसके बाद हमने यूजर्स पढ़े थे अकाउंटिंग के. यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू, एंड इसका भी आपको जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके इसको देख सकते हैं. So in this video we are going to start with unit number 3, that is accounting principle. Okay, सबसे पहले हमारे पास accounting principle आता है business entity concept. business entity concept क्या बोलता है कि business और उसके ओनर को अलग ट्रीट किया जाना चाहिए. यानी अगर बिजनेस की कोई गलती है तो ओनर उसके लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा, ओनर की कोई गलती है बिजनेस ब्लेम नहीं किया जाएगा. ओके, अगर कोई भी बच्चा लाइक कॉमर्स स्ट्रीम से है तो उसको तो ये इजीली अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बिकॉज 11-12 में पढ़े होंगे काफ़ी बार. बट अगर कोई भी बच्चा साइंस की स्ट्रीम का है या फिर आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ का है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. देख के डरना मत कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ नहीं है. बस ये जो एक एक लाइन मैंने लिखी हुई है ना, बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, तो इनको बस एक बार समझ लो, एक बार देख लो, सुन लो. बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी मनी की टर्म्स में है. लाइक अगर कंपनी में आग लग जाती है, ओके, देयर इज अ फायर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई केस आता है या थेफ्ट हो गया या कुछ भी चीज़ है, तो उस केस में वो एक इवेंट है, हमें कंपनसेशन मिलेगा, क्लेम मिलेगा, मनी की टर्म्स में वो बात अलग हो जाती है. लेकिन वो हमारा क्या है, मनी की टर्म्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ एक इवेंट है जो अकर हुआ है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर होती है ना, उसमें हम लास्ट में लिख के शो कर देते हैं कि दैट देयर वाज एन फायर, देयर वाज एन इवेंट ऑफ फायर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हम उसको अलग से शो करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की टर्म्स में होती है. नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. इसमें हम अजम्पशन लेके चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो विल कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी कि आने वाले टाइम में हमारा बिजनेस चलता रहेगा. कोई भी इंसान बिजनेस इस असम्पशन से तो नहीं चलाता ना कि 1-2 साल के बाद हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, जल जाएगा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं सोचता. तो हमेशा बिजनेस करा जाता है अजम्पशन के साथ कि हमारा बिजनेस आने वाले टाइम में चलेगा एंड चलता रहेगा. नेक्स्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एसेट्स को हमेशा उनकी ओरिजिनल जो भी परचेज कॉस्ट है उस पर रिकॉर्ड करो. यानी कि अगर मैंने कोई भी मशीनरी 2 लाख रुपीज़ में खरीदी थी तो मैं उसको 2 लाख में ही रिकॉर्ड करूंगी, चाहे करंट डेट पे उसकी अमाउंट जो है 20,000 हो गई है या बढ़ के 2.5 लाख भी हो गई, तब भी मैं उसको उसी पे रिकॉर्ड करूंगी जो मेरी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट थी. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. जिस भी बच्चे ने यूनिट 2 की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो. एंड डुअल कॉन्सेप्ट हमने उस वीडियो में कवर करा था कि हर ट्रांजैक्शन के डुअल इफेक्ट होता है, एक हमारा डेबिट होगा और एक हमारा क्रेडिट होगा. नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कि बिजनेस लाइफ जो होती है उसको डिवाइड किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड्स में. यानी कि अकाउंटिंग हमेशा पीरियड के हिसाब से करी जाती है. जैसे कि करंट वाला हम बोलेंगे कौन सा पीरियड चल रहा है, 2026 से 2027 तक, क्योंकि हमने ये पीरियड क्यों लिया, 2026 यानी कि 1 अप्रैल 2026 को हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस शुरू हुआ. ठीक, अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ एंड वो एंड कब होगा, 31 मार्च 27 को. ओके, सो हमारा बिजनेस लाइफ जो होती है वो हमेशा काउंटिंग पीरियड्स पे चलती है. नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट. एक्सपेंसेस को हमेशा मैच किया जाता है रेवेन्यू से. ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक्सपेंसेस करते ही जा रहे हो, कंपनी में खर्चे करते ही जा रहे हो एंड रेवेन्यू का ध्यान दे ही नहीं रहे हो. रेवेन्यू कुछ आ नहीं रही है लेकिन खर्चे होते ही जा रहे हो, उस केस में क्या होगा, कंपनी की तो बहुत बड़ा नुकसान है ना.
तो हमेशा एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा खर्चे भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू तो हमेशा फ़ायदे की बात है, तो वो तो हम बोल सकते हैं, बट ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, मैच करके चलना है हर चीज़ को। ओके, सो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है एंड अच्छा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो जैसे इम्पोर्टेंट है, ओके, सो कमेंट करके बताना, लाइक कर देना एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मैं इसी तरह से बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझाती रहूँगी एंड अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया या फिर डिटेल में समझना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आई विल अपलोड द वीडियो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो अर्न हो चुका है, ठीक है। यानी रेवेन्यू यानी कि जो पैसा हमारे पास आना है हम उसको तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो अर्न है, हमने कमा लिया है। अर्न का यहाँ पे सिर्फ वो मतलब नहीं है कि मेरे को पैसा मिलना था और मेरे को जब वो पैसा मिल गया, नहीं। अगर मैं एज अ डॉक्टर मुझे अपनी सर्विसेज किसी को रेंडर करनी थी एंड फिर वो मुझे फीस देते, तो जब मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी है, फॉर एग्जांपल आज 1 अप्रैल है एंड 2 अप्रैल को किसी का अपॉइंटमेंट है, ठीक है। मैंने 2 अप्रैल को उनको अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी, मैंने सर्विसेज दे दी उनको एंड उन्होंने बोला हम पेमेंट करेंगे आपको 4 अप्रैल को, 2 दिन बाद करेंगे। लेकिन मैं 2 अप्रैल को जब मैं अपनी तरफ से सर्विसेज रेंडर कर चुकी हूँ तो उस दिन मेरा अधिकार हो गया है ना कि मुझे पैसा मिल जाना चाहिए था, तो उस दिन अर्न हो गया है, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब कर लूंगी? 2 अप्रैल को, जब मैंने अपनी सर्विसेज दे दी है, मेरा रेवेन्यू अर्न हो गया है, तो मैं उसी दिन रिकॉर्ड कर लूंगी। ओके, नेक्स्ट आता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इनकम and expenses are recorded when they arise, not when cash is received or paid। जो चीज मैंने आपको यहाँ बोली रेवेन्यू के केस में, यहाँ पे भी वही चीज आती है कि इनकम और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कब करेंगे? जब वो हो गए। ये नहीं करेंगे कि जब हमें पैसा मिल रहा है, जब हम पे कर रहे हैं, नहीं। अगर मैं कहीं पे ट्यूशन जा रही हूँ एंड उन्होंने मुझे अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी, उन्होंने मुझे पढ़ा दिया है, उनका अधिकार बन गया है, उनको पैसा मिल जाना चाहिए, तो उसी दिन मेरा क्या हो गया है? पैसा देने का हक बनता है, मुझे पे करना पड़ेगा, तो मैं उसी दिन अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लूंगी, चाहे मैं बाद में पे कर रही हूँ। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा जो है रेंट पे होना है, तो वो होता है ना, कभी हम प्री पेड कर देते हैं, पहले से रेंट पे कर देते हैं, या फिर है ना कभी कभी हम एडवांस में कर दिया, या फिर कभी कभी हम डिले भी कर जाते हैं। तो हमेशा जब चीज अराइज हो चुकी है हम तभी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड्स को यूज करना है। जैसे अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, जो मशीन हम खरीद के लाते हैं हमेशा उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत वो खराब हो जाती है यूज हो के, है ना, तो डेप्रिसिएशन लगता है, यानी हर साल मशीन की कुछ परसेंटेज वैल्यू गिरती रहती है। तो अगर, और डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके हैं, एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, यानी कि जैसे हर साल 10% लग रहा है, तो अगर मैं 1 लाख की मशीन खरीद के लाई थी तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो मैं क्या करूंगी? हर साल मशीन की वैल्यू में से 10,000 रुपये माइनस करती रहूंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर 10,000 मैंने माइनस करी तो 90,000 की मेरी मशीन बच गई, अगले साल मैंने 10 फिर माइनस की तो 80,000 की मशीन बच गई। तो एक ही कॉन्सेप्ट आ गया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसमें क्या है कि मैंने जैसे 1 लाख की मशीन थी, 10% कम करा, 90,000 रह गई, अब मैं 90,000 का 10% यानी 9,000 कम करूंगी, तो एक वो मेथड हो गया। तो ऐसा नहीं करना कि आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड फॉलो कर लिया एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपने चेंज करके रिटर्न डाउन वैल्यू यूज कर ली, नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हो तो वही यूज करते चलो। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने एक बार यूज कर लिया, आप हमेशा उसी को यूज करो। ओके, सो ये हमारे 10 कॉन्सेप्ट्स थे। एक बार मैं फिर से अच्छे से, मतलब नॉट इन डिटेल बट एक बार फटाफट बता देती हूँ। बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है? बिजनेस और ओनर अलग है। मनी मेजरमेंट क्या बोलेगा? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? बिजनेस को अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस आगे चलता रहेगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा? ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। ट्वेल्व कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, एसेट, सॉरी, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस लाइफ को अकाउंटिंग पीरियड्स में बांटा जाता है। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस को
और रेवेन्यूज को मैच करके चलना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलेगा, रेवेन्यू जब आपको अर्न हो गया है तभी आप उसको रिकॉर्ड कर दो। एक्रूअल क्या बोलता है, इनकम और एक्सपेंस को जब वो रेज हो जाती है तभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, तब नहीं रिकॉर्ड करना जब हमें पैसा मिला है या गया है। ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड हमें फॉलो करना है, एक बार जो अकाउंटिंग मेथड हम फॉलो करते आ रहे हैं वही फॉलो करते रहो हर बार, ये नहीं कि आप चेंज कर लोगे बार बार। ओके। नेक्स्ट हमारे पास छोटे छोटे 4 कॉन्सेप्ट और हैं। पहला है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, एंटिसिपेट लॉस इज नॉट प्रॉफिट। मतलब क्या है इसका, कि अगर हमें पता है कि फ्यूचर में हमारा कुछ लॉस होने वाला है, अगर हमें पता है कि हमारा फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है तो हम उसका प्रोविजन पहले से बना के रखेंगे, प्रॉफिट्स का नहीं बनाते। ठीक है। जैसे कंपनीज के शेयर्स बिकते हैं ना, तो अगर उनको पता होता है कि हमारा आगे चल के कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस होने वाला है, तो हम उस लॉस को आगे हमारे पास ज़्यादा बर्डन ना है इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोविजंस बना के रखते हैं पहले से, कि अगर ये लॉस आएगा तो हम 1 लाख रुपए अलग रख लेते हैं कि इन केस कोई भी लॉस होता है तो हम ये पैसा वहाँ यूज़ कर लेंगे। तो हमेशा आने वाले लॉसेस को एंटिसिपेट करो, ध्यान में रखो, प्रोविजंस बनाओ, लेकिन प्रॉफिट्स के लिए मत बनाओ। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल देखो हमने लॉस होने वाला, बहुत सिंपल अमाउंट लेते हैं, 100 रुपए का लॉस होने वाला था मेरे को अगले महीने। ठीक है। मेरे को लग रहा था, तो मैंने क्या करा, पहले से ही 100 रुपए मैंने अपने, अभी क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा थे ना, तो मैंने अभी से 100 रुपए अलग रख दिए कि मैं उस लॉस को कंपनसेट कर लूंगी। तो अगर वो लॉस हुआ तो मेरा कंपनसेट हो गया, मुझे तब नुकसान नहीं हुआ, और अगर लॉस नहीं हुआ तो मेरे 100 रुपए तो बच ही गए ना। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट, मान लो मेरे को लग रहा है मेरे को अगले महीने 100 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं सोचूंगी कि 100 रुपए तो अगले महीने आने वाले हैं, अभी मैं 100 रुपए खर्च कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी खर्च कर लिए, एंड आगे जाके हुआ कि अगले महीने 100 रुपए आए ही नहीं, मेरे लिए तो लॉस हो गया। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, जो भी लॉस होने वाला है ना उसका प्रोविजन बना के रखो, प्रॉफिट का कभी मत बनाओ। ठीक है। मटीरियलिटी यानी मटीरियल चीजों पे ही ध्यान देना है, जो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटीरियल है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। फुल डिस्क्लोजर यानी कंपनी को कुछ भी चीज छुपानी नहीं है, कंपनी अपनी सारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है ताकि बाहर जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो लोग इन्वेस्ट कर सके। ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर रखना है एंड कंसिस्टेंसी। ओके। सो हमारा यूनिट नंबर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े एंड कुछ हमने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े, कंजर्वेटिज्म, मटीरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर एंड कंसिस्टेंसी। ओके। नाउ विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 4 दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। ओके। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे कुछ रिटन रूल्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली एंड फेयरली बनाई जाए। देखो अगर सब कंपनी अकाउंटिंग कर रही है, सब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, ठीक है, अगर सब अपने हिसाब से करने लगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा सब कुछ। लाइक अगर हमें कंपेयर करना है या कुछ भी है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स सेट किए गए हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके ही सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, यानी कि सब एक ही तरह से करें। ठीक है। एंड फेयर रहे, ये नहीं कि सब कंपनी अपने हिसाब से कर रहे हैं फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, नहीं, यूनिफॉर्मिटी रहे और फेयरली सब अच्छे से हो जाए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वही चीज यूनिफॉर्मिटी लानी है, यानी सारी सब एक ही तरह से कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है। नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी, वही चीज है, हमें कंपेयर भी तो करनी होती है ना। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है एंड हमारी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है, तो हम कंपेयर करके देखेंगे ना कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो कंपेरेबिलिटी के लिए रिलायबिलिटी, यानी कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी कंपनी के एक जैसे हैं तो रिलायबिलिटी बढ़ती है, लोग भरोसा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी रहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीज़ छुपा लेगी या कुछ हो जाएगा, नहीं, वो कुछ छुपा ही नहीं सकती क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, सबको पता है इस तरह से हर चीज की जाएगी। अगर ट्रायल बैलेंस है तो इस तरह से बनेगा, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह से बना रही होंगी, तो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेटर होती है। एडवांटेजेस क्या है, एक तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है। मैनिपुलेशन वगैरह कम हो जाएगी, अगर स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, तो इससे क्या होगा, मैनिपुलेशन कम होगी।
इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। और कंपैरिजन मतलब ईजी हो जाता है थोड़ा कंपैरिजन करना। नेक्स्ट आती है लिमिटेशंस, सारी सिचुएशंस के लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा रिविजन्स, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है ना, तो उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होती है, काफ़ी बार रिवाइज किया जाता है कि हर चीज़ अच्छे से हुई है। अगर कुछ भी पैसे का ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है तो फिर वो चीज़ भी अच्छे से देखी जाती है कि कहाँ पे गलती हुई है, क्या हुआ है। तो फ्रीक्वेंट रिविजन्स करनी पड़ती है एंड फिर हर चीज़ की कॉस्ट निकालना। ओके, सो यूनिट 4 में इतना कुछ था नहीं, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये ध्यान रखना एंड फिर कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये चीज़ याद रखना, बस इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। नाउ यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें वो कवर कर दूंगी। सो हमारा BCOC का जो ब्लॉक नंबर 1 है वो पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो इस वाली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 कवर करा था। एंड आप लोगों को अगर यूनिट 1 और यूनिट 2 एक बार फिर से देखना है, या कोई न्यू व्यूअर्स है आपको यूनिट 1 यूनिट 2 देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है कॉन्सेप्ट्स, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके भी बता देना, अपने रिव्यूज़ दे देना। कोई कॉन्सेप्ट है अगर आप लोगों को फिर से इन डिटेल समझना है, अगर ऐसा कुछ है कि मतलब प्रॉपर एक ही कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल प्रिपेयर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।